शीट थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो डिस्कस करनी थी अपने को। अरे याद है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो पूरा करने को दे दिया था मैंने। पहले वही निकालो, वही फिनिश करेंगे हम लोग। याद आया उसको? 10-12 क्वेश्चन ही तो थे शायद। तुमने कर लिया क्या? मुझे बड़ा एक शीट देना मुझे। तुमने कर लिया पूरा? किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूछेगा इस वाली शीट में। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। In a double slit experiment, when the width of the one slit is made twice as wide as other is constant, contrast to the normal YDSC having slits of equal width, interference pattern. ये तो जैसे ही तुमने width बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है? √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, वो भी बढ़ेगा। और मिनिमम होती है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, वो भी बढ़ेगा। दोनों की इंटेंसिटी बढ़ेगी मैक्सिमम। कर पाओगे आगे? हाँ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चे। We're just talking about the question number 2 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है उसे समझिएगा। कहता है द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डन इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 of light of wavelength इतना is falling on the slit having इतने mm separation. Lower slit S2 is covered with a thin glass sheet of thickness इतना. The interference pattern is observed on the screen is 1.5 meter from the slit as shown. Find the location of the slit maximum. पहले ये बताओ मुझे, ये पार्ट कर लिया है क्या? ये पार्ट क्यों डाउट है? ये पार्ट में क्या? उसमें कहता है मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डन इन द मीडियम। पूरा मीडियम ही 4/3 है, ये बोला उसने। ठीक है, अब तुम्हारे पास देखो दो तरीके होते हैं। या तो हर चीज़ को एयर में ले जाओ, या तो तुम लैम्डा को λ/4 म्यू कर दो। मैं वैसे क्योंकि मैंने हर चीज़ एयर में बोली थी तो मैं एयर पे ले जाऊंगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ शायद बड़ा लगे तुम्हें, बट आंसर तो देगा क्योंकि मैंने क्लास में यही बोला था। बाकी क्योंकि पूरा मीडियम ही तुमने बदल दिया है तो तुम्हारे पास बिल्कुल चॉइस है कि तुम क्या कर दो, उसे λ/μ करके सॉल्व कर लो, उससे भी आ जाएगा। तो मैं पूरा ही वही कर दे रहा हूँ, कोई नहीं। ये देखो जरा, ये सोर्स है और वो कहाँ रखा है तुमने? लोअर स्लिट S2 is covered by thin glass sheet of thickness इतना। इसमें समवेयर कहीं ऐसे जाएगा ये S S1 S2 P। ठीक है, अब देखना जरा। वैसे ये दोनों कट जाएंगे तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी मीडियम में लेंथ बराबर ही है ना। अब मैं देखना सब कुछ एयर में लिखूंगा, सब कुछ एयर में। सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए, पाथ लेंथ बराबर ये आएगा S1P 4/3। ठीक है, should be equal to S2P minus T into 4/3। इतना एयर में चलेगा, प्लस और ये इसकी थिकनेस कितनी म्यू है, म्यू इंटू टी। अब यहां से जब तुम लोगे ना तो S1P minus S2P 4/3 ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू माइनस 4/3 इंटू टी। इतना आ जाएगा और इसको तुम वाई स्मॉल डी में कैपिटल डी आ जाएगा। एक बेसिक तरीका जो यूज किया उसी को फॉलो करना आसान रहता है हमेशा। इससे ज्यादा मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, तो मैं कह रहा हूँ। मीडियम में जब तुम
सब कुछ सेम रहेगा, बस लैम्डा बाय म्यू आ जाएगा। अबे तुम ऐसे इंसिस्ट कुरिद के पूछ रहे हो तो कैसे आंसर मैं करूँ? सब कुछ सेम रहेगा। अरे सवाल में कुछ भी बदल दिया तो थोड़ा बहुत तो बदलाव हो सकता है, बट तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ। अब तुम मेरे से पूछो सर क्या मेरी जेई में 500 रैंक आ ही जाएगी क्या? हम क्या कहेंगे वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो वो चीज़ है कि आप हर चीज़ को बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बट जो तरीका वो मैं बता रहा हूँ। समझ आ रहा है? मेरी बात सुनो, क्योंकि तुमने बेसिकली लैम्डा बदल दिया, मीडियम बदला तो लैम्डा बदला उसके हिसाब से। जैसे मैं खुद कभी इस तरीके से नहीं करता, हमेशा मैं इसी तरीके मैं भी प्रेफर करता हूँ। इसमें गलती का स्कोप कभी कुछ नहीं होता। जो तरीका होता है ना, मैं खुद भी हमेशा इसी को प्रेफर करता हूँ पर्सनली। इसमें गलती का स्कोप बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। और कौन सा भाई? फाइंड द लाइट इंटेंसिटी एट और रिलेटेड टू द मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी। और यहाँ पर इंटेंसिटी अगर पूछ रहा है ना तुमसे तो बड़ा सीधा सा है भाई, क्या करोगे? मैं सब कुछ एयर में ले रहा हूँ। ये P डैश कर दिया, S1 P डैश, सुनता रहना जरा। अपने को पार्ट डिफरेंस चाहिए ना, तो ये लेंथ कितनी हो गई? S1 P डैश, और उसका कितना हो जाएगा तुम्हारा? एयर एक्सिस में ज़्यादा चलेगा, एक मिनट में जरा ऐसे लिख दूँ, यहाँ से इसके लिए S2 P डैश 4/3, नहीं T भी लेना पड़ेगा ना, सॉरी। ये एयर में चलता बेटा, जब यहाँ पर पूछ रहा है तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ ये लेंथ S2 P डैश माइनस T 4/3, और कितना चलेगा? क्या नौटंकी है? ये आ जाएगा, और इसके लिए क्या लिखोगे? म्यू टी, इतना पाथ हो गया, माइनस S1P, और ये कितना हो गया? 4/3। ये पार्ट डिफरेंस है। अब इसमें S1P डैश, सॉरी S2P डैश और S1P डैश सेम है, तो ये तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और बच्चे बचेगा क्या? तुम खुद बताओ मुझे जरा, खुद बताओ कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा तुम्हारा म्यू टी माइनस 4/3T इज इक्वल टू, समझ आ रहा है? वैसे एक चीज और भी कह देते हैं, तो अगर सीधे लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी सीधे लिख देते, म्यू टी माइनस टी, यही पढ़ाया था मैंने। बस याद रखना है जब भी मीडियम बदलता है बाहर का तो वहाँ म्यू रिलेटिव यूज कर लेना, बस म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू टी। अरे रीडिंग दिस थिंग। अब जैसे तुम म्यू रिलेटिव लिखते ना, म्यू रिलेटिव क्या आता है खुद बताओ जरा? ये म्यू अपॉन 4/3, और फाइनली जब आंसर यूज करते तो लैम्डा की जगह क्या रखते हैं? लैम्डा बाई म्यू। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने सब कुछ एयर में लिखा है, क्वेश्चन बिल्कुल आंसर दे देगा। ये अगर एल लैम्डा के बराबर होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, और किसके बराबर होगा? वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी। बट अगर तुम्हें इसको लैम्डा बाई म्यू के टर्म्स में ही करना है, म्यू को यूज करना ही करना है, तो मैं कहूँगा कि जो म्यू माइनस 1 इंटू टी मैंने लिखा था उसको बस म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू टी, ये पार्ट डिफरेंस, और मैक्सिमम इंटेंसिटी आना है तो उसकी वैल्यू होगी n लैम्डा बाई म्यू। लैम्डा की वैल्यू क्या लिख देंगे? लैम्डा बाई म्यू। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? हो रहा है तो जो मैं पहले कह रहा हूँ यूज दैट वन स्ट्रेट अवे, ठीक है? फिर बाकी पार्ट कर लोगे। सी पार्ट ही डाउट था क्या? सी कर पाओगे? जिसने पूछा था बेटा मेरे से, सी कर पाओगे आंसर? क्या गलती की थी तुम लोगों ने? स्टार्टिंग में यूटी में 4/3 डाल दिया था। हाँ, यूटी में 4/3 कर रहे थे। अगला सवाल। फर्स्ट सी, हाँ, फर्स्ट सी। तुम लोग सब पीछे कहाँ जा रहे हो? एक बार इज्जत दे दे तो तुम थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, क्या है? हैं? अगली बार ध्यान रखना बेटा, एक बार गलती से भी आगे बढ़ गए तो पीछे को वैसे ही मत। The wave intensity decreases as the inverse parallel of the distance from the source of the spherical wave. As a wave propagates,
वेव इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर प्लेन वेव, सही है। वेव इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज स्पाइरल और स्फेरिकल वेव 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है ना स्फेरिकल वेव में। हाँ स्फेरिकल वेव के लिए सही है ना, बता दो p/4πr²। स्फेरिकल वेव के लिए क्या होता है, p/4πr² होता है इंटेंसिटी। पूछा क्यों भाई? ये फॉर्मूला पढ़ाया था, पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स। याद आ गया तो पहले याद क्यों नहीं याद आया, अभी क्यों याद आ रहा है? अगला सवाल 7 का आंसर सही है सारे, कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं इसमें। हमारा भी नहीं आया पढ़ता क्यों भाई? देखो जरा 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, देख लिया पूरी से। कहता वेसल ABCD of 10 centimeter width has 2 small slits filled with identical glass but thickness equal thickness इतना, distance between slits is इतना, PQ line perpendicular to the AB passing through the इतना इतना, sources S is कौन सा पार्ट, पहला कि दूसरा कि दोनों? बस इसमें आसान है क्वेश्चन, देखो ये तो पूरा वेरिएशन पढ़ाया हुआ है। बच्चों देखना जाएगा। ये कहानी है, और हमसे क्या पूछता है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन दी स्क्रीन ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और ये बताओ इतने सेम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है क्या दोनों का? क्या दिया है? आइडेंटिकल है ना, तो मतलब इनकी वजह से कुछ होने वाला नहीं है, तो तुम समझ गए जो भी होना था पीछे ही हो चुका था। चलो कर देखते हैं, इनकी वजह से कुछ आएगा नहीं, ये तो आइडेंटिकल है तो समझ आ रहा होगा। ये ज़्यादा चल चुका है तो ये कम चलेगा, ये ज़्यादा चलेगा। मैं पूरा ही लिख रहा हूँ तब भी, लेकिन मैं तब भी पूरा ही रहूँ। देखना बच्चे जरा, S/S1 S2 P क्या लिखेंगे बताओ? S/S1 प्लस S1 P माइनस T इंटू म्यू प्लस म्यू T should be equal to S/S2 प्लस S2 P माइनस T इंटू म्यू प्लस म्यू T, यही लिखोगे। और बच्चे यहाँ से बहुत कुछ तो कटेगा, जैसे यही कट गया, वो कटना भी चाहिए लगे। ये माइनस म्यू टी भी कटेगा, बचेगा क्या बताओ जरा? ये तुम्हारा बचेगा S/S1 माइनस S/S2 should be equal to म्यू टाइम्स S2P माइनस S1P। याद आया कुछ तुम्हें ये y डैश और ये y, तो क्या लिखा था? y डैश स्मॉल डी बाई कैपिटल डी शुड बी इक्वल टू y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ये d1 कर दो, जो भी है ये अगर d1 है तो याद आया कुछ ये? तो पहला पार्ट हो जाएगा। आंसर नहीं आता क्या? हाँ तुम बोल दो कुछ किया बेटा, वो डंडा की जरूरत है वापस। अगर यहाँ से बात गलती की है तो फिर तो सही में डंडे की जरूरत है। इसका दूसरा पार्ट पूछना है किसी को? इसका पहला पार्ट कर लिया था तुमने?
liquid is poured into the vessel and filled up to OQ. OQ. Central bright fringe is found to be at Q. Q. अरे तो बड़ी सवाल है ठीक है। क्यों नहीं हुआ भाई तेरे से? अब तो कह रहा है कि वो सर इसमें म्यू म्यू भी आएगा सर। आप किसमें वाई हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा इसमें। हाँ ये नहीं आना चाहिए। एग्रीड ये मैंने गलत किया। एग्रीड ये बिल्कुल गलती की है क्योंकि ये सब कुछ एयर में था बिल्कुल है। तो तुमने गलत किया और क्या। अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया कि सर ने भी गलत किया है। सही कह रहा हूँ मैंने गलत ही लिखा था। समझ आ गया होगा वैसे क्योंकि कोई मीडियम तो है ही नहीं ना ऊपर। अब वो ये कह रहा है बस इस अगले सवाल में ये पूछ रहा है ना। क्या पूछा है इसमें जरा क्वेश्चन बताओ मुझे। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी क्या पूछा उसने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है लिक्विड का। और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या बताइए? यहाँ पे बोल रहा है द सेंट्रल मतलब ब्राइट फ्रिंज बन रहा है यहाँ पर। ब्राइट फ्रिंज बन रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमम? सेंट्रल मैक्सिमम। तो ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल मैक्सिमम में अंतर होता है ठीक है। ज्यादा ही जल्दी आ गया तो नींद मार रहे थे क्या? चेहरा बिल्कुल खिला हुआ दिख रहा है। बिल्कुल नींद मारी 8 बजे वाली ना। पेपर कैसा हुआ कल का? दिया नहीं क्या? किसका था पेपर? पीसीएम का किसका था? अच्छा हाँ मैकेनिक्स था वो। और क्या था? वेव ऑप्टिक्स और वेव मोशन। हाँ तो भूल ही गया था। कैसा किया पेपर को? फिजिक्स का बताओ पहले तो। 60 आ रहे? अरे वाह टॉप कर दिया तुमने तो। पेपर ज़्यादा इजी मिल गया क्या फिर से? हैं? बाकी में अच्छा फिजिक्स ही करके चला है लग रहा है। ये भी है हाँ ये मैं भूल गया। बाकी सब्जेक्ट को शहीद करके बता रहे हैं। क्या है ये मतलब डिप्रेशन दे रहा है तुम्हें ये? मेरे 83 आ रहे हैं। फिजिक्स में कितने आ रहे हैं? 43। पढ़ो बेटा। तुम लोग की फिजिक्स की दशा जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं। और तुम लोग के मेहनत का लेवल देख कर लगता नहीं कि कितना तुम लोग इम्प्रूव करने वाले हो। और इस तरीके से चलेगा तो बेटा तुम लोग वैसे एडवांस तो बहुत सारे लोग दे के आए हो ना। फिजिक्स के पेपर का वेरिएशन तुमने देखा होगा बहुत अच्छे से कि पेपर आसान देते हैं तो 2 बॉडी का दे देते हैं। ऐश कर लो जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। उसके बाद जैसे ही पेपर टेढ़ा देते हैं तो बाइनरी भी शुरू हो जाते हैं नंबर 5, 7, 8 ऐसे नंबर पेपर 2 में कईयों ने अचीव किए होंगे। ये थी देख लेना ना मार्कशीट देख लेना वापस देख के कितने नंबर आए थे। 10 के अंदर भी कई सारे निपटे होंगे। तो इसलिए प्रिपरेशन पूरी रखो और जो एफर्ट दिखना चाहिए वो आता नहीं इसलिए मुश्किल आता है। तुम लोग पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट की साइकोलॉजी है। जो चीज़ समझ आती है बढ़िया घुसा रहेगा उसी में। अपने आप को बिल्कुल जेम्स बॉन्ड समझेगा कि आज मैं रिसर्च करके निकलूंगा। खुशी मिल जाती है ना मतलब अच्छा लगता है खुद को पढ़ने। भाई अपने को एक एग्जाम क्रैक करना है खुद को अच्छा नहीं लगाना। पता चले केमिस्ट्री में बढ़िया वो वाला चल रहा है क्या कहते हैं कोई रिएक्शन है कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन अपनी फेवरेट है। उसमें जो वेरिएशन है सबके क्वेश्चन सर ने 20 शीट दी 20 में लगे पड़े। मैं ये नहीं करा मत करो बट उसके लिए किया क्या तुमने इनकी तरह कि वो क्या कहते हैं मतलब तीनों को सब्जेक्ट फिजिक्स को झोंक दिया। अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ले लो। तो वो ठीक नहीं है। बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। ये तुम लोगों ने बहुत कचड़ा किया हुआ है वो मुझे पता है अच्छे से। ये होता क्या है कि एक एग्जाम आता है फैल के लग जाते हैं पूरे के पूरे। लगो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ बट डोंट लीव द बैलेंसिंग। तुम्हें वो एक एग्जाम नहीं क्रैक करना है। वो एक एग्जाम नहीं क्रैक करना है कि पाठशाला का एक एग्जाम है आईफोन मिलना है कूद गया बिल्कुल तुम लोग। उससे हुआ क्या आईफोन तो चलो ठीक है तुम्हारा बाकी वाले डूब जाओगे मुझे पता अच्छे से। वो वीक मैंने देखा था तुम लोग की दशा। इट इज़ गुड यू शुड अटेम्प्ट दैट बट मैं कभी ये नहीं कह रहा कि कभी दूसरे सब्जेक्ट की कॉम्प्रोमाइज़ करके करो। तो दैट इज़ योर चॉइस। और भुगतोगे तुम लोग यू विल लीव दैट। मतलब जाने ही जाने वाला है मुझे पता है अच्छे से क्योंकि कोई सिलेबस कम नहीं होने वाला। तो मैं भी पागलों की तरह पढ़ाया जाएगा अभी आ रहा है ना कोई टाइम तो मिलेगा नहीं तुम्हें।
जो टाइम था तुमने कंज्यूम कर लिया अच्छा खासा, अब तुम करके देख लो, और अंतिम में मार्क्स कम आएंगे तो यू विल रियलाइज कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रोने गाने मत आना मेरे सामने कोई भी, मैं मार के भगा दूंगा तुमको तो, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगे बैलेंस टाइम ना देने का, और तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तो बैलेंसिंग इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। मैं ये भी नहीं कहता कि केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स ही पढ़ो, वो भी बेवकूफ़ी है। अगर तुम्हें फिजिक्स अच्छी लगती है तो तुमको फिजिक्स पढ़ रहे हो, वैसे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। प्रॉपरली टाइम दो। नंबर अभी तो मैं तुम लोगों ने बोले हैं, अभी आएंगे वो औकात दिखेगी उसमें, और पेपर ऐसा कोई नहीं, जबकि ये पेपर्स मैंने कई दिन पहले बोल दिया था कि शुड रिवाइज दिस पर। ठीक है, मार्क्स रिलेटिव होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, बट बैलेंसिंग ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस तुम लोग किया, टारगेट वालों ने ज़्यादा किया, 12th वालों ने इतना डिसबैलेंस नहीं किया। मैं उनको देख रहा था, देखो वो लगे हुए थे, उन्होंने बैलेंस बना के रखे थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक सब्जेक्ट छोड़ा या 2 सब्जेक्ट छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे, मैं बीच में देख रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल टॉप करके ही निकलोगे सब पे सब। एज ए विश, स्पॉइल योर सेल्फ, दैट इज़ योर चॉइस। फिजिक्स में तो वो दशा दिख रही है मेरे को, मुझे विजिबल लगता है कि वो सवाल आके पूछना शुरू कर देते हो जो क्लास में एज इट इज़ करा दिया होता है, तो उससे तुम्हारी दशा पता चलने लगती है। और मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, खैर छोड़ो, इसमें आ जाओ जरा। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे भाई, अपने को यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बोला है, जो हम लोग पहले बात करें तो वही मैं करने वाला हूँ। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब पार्ट डिफरेंस है। अब देखो S1 प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, S1, ये मैं बेटा O ले रहा हूँ, ये P कर देता हूँ, इसको क्या दिक्कत है, P हटा दो। ये S1P माइनस T प्लस, बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दिया है क्या? कोई नहीं, मैं इसकी म्यू ले रहा हूँ और नीचे वाले को म्यू डैश ले लूंगा, वो कट जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। म्यू टी और बराबर, अब इसके लिए देखो S2 प्लस, अब यहां से देखना क्या आएगा, S2P माइनस T इंटू म्यू डैश, ये म्यू डैश इसका यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्लस प्लस क्या लिखूं मैं, ये जो T चला था किसमें, वो म्यू टी। ये होगा। अब तुम बच्चे देखो, यहां से ये म्यू टी और ये म्यू टी कट जाएगा, और तुम्हें पता है कि अगर SS1 माइनस SS2, ठीक है, वो निकाल पाओगे SS1, ये यहाँ पे SS2, तो वो ये वाला पीछे वाला पार्ट डिफरेंस पता है ना तुम लोगों को, निकाल के देखो जरा, आंसर आ जाएगा।
आंसर आया तो बताना Yes, sir. अभी गॉट दैट आंसर। नहीं आया क्या? टी की जरूरत पड़ रही है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने तो इक्वेशन लिखी उठा के। तो मुझे बताओ कैलकुलेट करने में आगे टी की जरूरत पड़ती है क्या? किसी ने निकाला है अभी कि नहीं निकाला है भाई? कर क्या रहे हो तुम? S1 P माइनस टी प्लस म्यू टी। हाँ ठीक है, ये हो गया S2 P माइनस टी इंटू म्यू डैश। हाँ ठीक है, प्लस और ये हो गया म्यू टी। जरूरत पड़ रही है टी की वैल्यू की। और अपने क्वेश्चन में क्या दिया, कुछ दिया उसने? आइडेंटिकल दिया है बाकी और हाँ बोलो। म्यू डैश माइनस 1 इंटू S1 P माइनस S2 सर इसको S1 जो S2 बराबर है। S1P और S2P बराबर, इनफैक्ट होंगे ही बराबर। तो ये तुम्हारा इसको S1P ये हो गया ना। और यहाँ से और क्या कर सकते हैं भाई? टी को इक्वल कर सकते हैं। चलेगा, क्योंकि टी वैसे ही बहुत छोटा होने वाला है। एग्रीड। थिकनेस ऑफ पेस्ट होता है, पेस्ट की तरह लगाते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में वैसे भी ये स्मॉल डी कैपिटल डी बड़ा होता है, अपने को पता है, इग्नोर कर सकते हो। एग्रीड एग्रीड। अब आंसर आता है यहाँ से? अच्छा आंसर आया तुम्हारा भी नहीं है।
जहाँ भी राइट हैंड साइड में म्यू डैश के साथ S2 माइनस अरे सेम इसका मैंने अभी किया है भाई, मैंने अभी किया है, जो उसने बोला उसके बाद किया, पहले वही लिखा था। अरे आंसर निकाला मनु, तूने आंसर निकाला कि नहीं निकाला? अरे मनु तूने आंसर निकाला पक्का? तुम लोग का आंसर आया कि नहीं आया? यस सर। अगला सवाल 10th के सेकंड में ये वाला फॉर्म बनेगा। सुनो, इसे निकालो, मैं बता रहा हूँ, बट इसे निकालो। जब तुम लोग इसे निकालोगे ना, ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक तो ये सीधे ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, और दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दो। एक तो सीधे, एक ऐसे करके, और दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दो। मेरी बात समझ आ रही है? तुम लोगों ने नॉर्मल इंसिडेंस निकाल लिया था पहले, ये बताओ। प्रेसो याद होना चाहिए उसके लिए। नॉर्मल इंसिडेंस से ये निकाला था, तो जरा ये वाला एक के सीधे, एक के ऐसे घूम के जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके देखो उसे, मैक्सिमम राइटनेस के लिए। आंसर आता है क्या भाई? जब हम लोगों ने याद है स्लैब वाला पढ़ा था, पार्शियल रिफ्रैक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन की बात की थी। यहाँ सीधे नॉर्मल इंसिडेंस से ट्रांसमिट हुआ, बट ये ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं होता, 100% नहीं होता। उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा और कुछ हिस्सा यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा। हाँ, तो अपने को तो ब्राइटनेस की बात की, तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना था, तो यहाँ से वो रे दूसरी वाली मिलेगी। वैसे क्वेश्चन की बात मैं सही बोलूँ, या आसान क्वेश्चन नहीं, जितनी आसानी से मैंने डायग्राम बना दिया, इसको सोचना चैलेंजिंग है।
बट फिर से वही है, क्योंकि हमने स्लैब वाला किया है, वहाँ पर भी ये बात की थी हमने, यही बात की थी वहाँ पे भी, तो वहाँ को थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो ज़रूर सोचा जा सकता है। अभी निकाला है क्या किसी ने बच्चे? अभी फर्स्ट वाला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, उसका आंसर आ रहा है 62.5। सेकंड में भी वही आंसर हो गया। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। जो फर्स्ट वाली रिफ्लेक्ट हो रही है ना, हाँ इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है 62.5 हाँ, और आंसर इसका डबल दे रखा है 125। दिखा दे रहा? सेकंड में वही सेम होगी तो एक मिनट बेटा, मुझे तुम 10वां सवाल ही पूछे हो ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा पहले तो उसने, वो 0 आ जाता है। द मिनिमम थिकनेस फिल्म फॉर विच इमर्जिंग लाइट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी, इसमें एक ही तो आंसर होगा, दो कहाँ से आ गया? नहीं, दो रेंज है ना, जा रही है। हाँ तो एक में इंटेंसिटी वही, दूसरी वाली में भी करना। हाँ, कुछ नहीं बोला है तो उसकी इंटेंसिटी में बदलाव। वैसे भी अपने को इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को ये देखना है कि दोनों के जब इंटरफेरेंस होगा तो क्या वो कंस्ट्रक्टिव होगा कि नहीं होगा। अपने को केवल इतने से मतलब है, तुम बस ये देखो, सुनो जरा, पकड़ो, तुमने समझा नहीं फिर इस चीज को। ये देखो पहले तो कि किसी ने आंसर निकाला था वैसे खुद से कि नहीं निकाला था, ये बताओ मेरे को। समझना सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, किसी ने इसका आंसर निकाला है खुद से? क्लास में किसी से नहीं हुआ? 125 नहीं आ रहा। देखो जरा, देखते हैं भाई, ये सीधे क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये बताओ जरा इसका। 2.2 और इसका कितना है? √3 मतलब 1. ये सीधे चला गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तो रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, तो ये तुम्हारा डेंसर है, ये रेयर है, λ/2 नहीं आएगा। फिर ये डेंसर है, ये रेयर है, λ/2 नहीं आएगा। λ/2 कहीं नहीं आ रहा है, ये बात इंश्योर होती है। तो मुझे ये बताओ, ये तो दोनों में कॉमन है, ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस, अब ये थिकनेस t है तो ये जानते हो क्या होगा? 2μt का पार्ट डिफरेंस आएगा, 2μt का पार्ट डिफरेंस आएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये लैम्डा के बराबर होना चाहिए। देखो जरा, आंसर नहीं आ रहा क्या इससे? मिनिमम बोला है इसलिए मैंने लैम्डा रखा है, ज्यादा बोलता तो मैं लैम्डा रख सकता था। अभी निकाल के देखो बच्चों, कोई नहीं, निकाल के देखो। क्या किया था तुमने पहले? सर वो हमने इंटेंसिटी वाला प्रॉब्लम लगा के सीक्वेंस के काम कर रहे थे और उसके बाद उल्टा किया। अभी समझ आ गया भाई। अपने को तो मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो सीधी बात है, वो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 0 में क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि वो दिख रहा है कि 0 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 0 नहीं रखा। और मिनिमम के लिए मैंने लैम्डा यूज कर दिया, क्योंकि उसमें मिनिमम थिकनेस बोला है, तो लैम्डा होगा पार्ट डिफरेंस, तो द थिकनेस शुड बी मिनिमम। ठीक है, मैं देखो बच्चे, वेव ऑप्टिक्स गलत नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे कितनी बार बोला, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था मैंने बोला था ये तो हिस्सा ऐसा है जो निकलने वाला होता है। थोड़ी सी कोशिश करोगे ना, JEE लेवल पे भी ऐसा कुछ वियर्ड नहीं आ पाता। ये सब JEE के पुराने सवाल हैं, अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। तुम लोग इसका वो जरूर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हिस्सा जरूर करना। उसमें एक क्वेश्चन है जो छूट गया इसमें, नहीं तो मैं वो भी ले लेता। बाकी तुम लोग इसका प्रीवियस ईयर का हिस्सा जरूर करना, काफ़ी मज़ेदार हिस्सा है। उसमें तुम्हें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ये सब मैंने उठाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इवन ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो ये सब प्रीवियस ईयर के वो पुराने क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से मेहनत लगते हैं, बट तुम खुद देखो कर रहे होगे तो तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं। ऐसे तुम्हें कुछ क्वेश्चन और भी मिलेंगे, मैं सारे तो नहीं दे सकता था, बट ये कि हाँ प्रीवियस ईयर वाले में थोड़ा करोगे तो तुम्हें और सीखने को मिलेगा, और अच्छे हैं सवाल। अगला सवाल कौन सा? नहीं 14 नहीं बताया, सॉरी 14 में ये बताओ, 14 15 16 किया है तुम लोगों ने? किसको डाउट है? सॉरी, उसे मैं बता भी नहीं रहा, बस वेव फ्रंट को जरा सही से देखो कि वेव फ्रंट कैसे बिहेव कर रहा है। ये जो दिया है ना उसने तुम्हें लाइट रे नहीं दी है, प्लेन वेव फ्रंट दिया है, मतलब पैरेलल लाइट रे, और दिखता है कि लाइट ऐसे जाकर के ऐसे बेंड कर रही है, ये दिखता है। विजिबिलिटी तो यही होनी चाहिए भाई। ये है एग्जैक्टली कहानी।
चलो करो बैठ के। तो मैं इसको बता भी नहीं रहा, ये क्वेश्चन होने वाला और अच्छा क्वेश्चन है। वेव फ्रंट का बहुत ही बढ़िया सवाल है। वो जो हम लोगों ने पढ़ा था ना वहाँ पे, जो मैंने तो प्रूव किया था, थोड़ा बहुत यूज क्या मतलब, उससे विजिबिलिटी बढ़नी चाहिए। अगला सवाल, ये तुम लोगों ने मैच द कॉलम किया था क्या? सबने निकाला? ईमानदारी से बताओ। कपिल तुमने किया है पूरा? पीछे युवराज। देखो जिनसे नहीं हुआ है वापस उसे करना। ये एक कंप्लीट रिवीजन है YDSC का, स्पेशली जो अपने को जरूरत है। ये वैसे 8-10 नंबर का सवाल था जब आया था, ये 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन था ये जब भी दिया था। और ये अगर तुम देखो तो इसमें अगर तुम देखोगे कि उसने सारे केस सारे केस तुमसे कैलकुलेट करवा लिए। ऐसा नहीं कि मुश्किल सवाल है ये सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि कैलकुलेशन पूरा करवा लिया उसने, सिंपल केस भी लिया है, एक स्लिट लगा के भी किया है, तो बहुत सारे केसेस उसने डिस्कस किए। स्पेशली जिन्होंने नहीं किया ना बेटा, ईमानदारी से करना इस हिस्से को, ये इसको एक इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरह देखो। क्वेश्चन इजी है, बट आपको जब तक पूरा यंग ट्रबल एक्सपेरिमेंट सही से नहीं आता, आप बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, ये बात पक्की है। हो गया भाई ये शीट फिर पूरा? हरीशा तुमने किया होगा? कितना किया? स्टार्टिंग में 2 सवाल, एक 12 तक पहुंचे और नहीं, सही बताओ। मैं शक्ल पे ही चोर देखता हूँ, चोरी करके आया हूँ। क्या दो किसकी शीट? HCV के बचे हुए सवाल कर लेना। 1-2 सवाल अंतिम के डिफ्रैक्शन के हैं तो वो मत करना, बाकी HCV के भी कर लेना। आज डिफ्रैक्शन स्टार्ट करना है तो शुरू किया जाए डिफ्रैक्शन। कितने लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा था 12वीं में से बताना डिफ्रैक्शन है? YDSC तक ही डिफ्रैक्शन पढ़ा था ईमानदारी से। अच्छा, डिफ्रैक्शन में जो बताने जा रहा हूँ एग्जैक्टली वही मैं बोलने वाला हूँ जो NCERT में लिखा है। हाँ, एक बात और है, उसमें ज़्यादा कोई सवाल जवाब का मैं आंसर करूँगा नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ उसे रट लेना चुपचाप, ठीक है? तो तुम ये सोचो सर ये कैसे होगा, मैं कहूँगा सॉरी, क्योंकि रटवाना ही है मेरे को। और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं है जितना ये अपना ये कौन सा है YDSC वाला है, इंटरफेरेंस बड़ा अच्छे से विजिबिलिटी आती है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है वो मैंने नहीं बनाया, सबसे पहले तो जो है वो मैं बता रहा हूँ। क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, वो उसका जवाब मिलने वाला नहीं है। तो तुम्हें करना क्या है, जो मैं बताऊँ चुपचाप सुनते रहना, अच्छे से तैयार कर लेना। NCERT चाहो तो पढ़ लेना, वही मिलेगा जो मैं बोलूँगा, बट उसमें क्यों, क्या, कैसे इसका जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हिस्सा है ये समझा पाना। आज अगर मेरी बात को बिना अकल लगाए सुनोगे तो समझ आ जाएगा, ज़्यादा अकल लगाओगे तो टेंशन ज़्यादा आएगी, ठीक है? रौनक जैन तुम्हारे लिए खास तौर से ही है, ठीक है? तुम तो वैसे ही कचड़ा सवाल पूछते रहते हो, अभी पगला जाओगे नहीं तो थोड़ी देर में, तो देखते रहना, ठीक है? अच्छी बात अपने साथ क्या है ना, ये इसकी डिफ्रैक्शन की, कि अपने को केवल मेंस लेवल पढ़ना है, तो ज़्यादा कोई रिसर्च करनी नहीं है। बेसिक ही हिस्सा आता है फॉर्मूला बेस्ड, तो जो हिस्सा आता है उसी को हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो डिफ्रैक्शन होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। तुमने देखा है जैसे रूम बंद है, पूरा रूम बंद है, और मान लो दूसरे रूम में लाइट जल रही है, तो भी दूसरे रूम की कुछ रोशनी जो रूम बंद होता है थोड़ी बहुत नीचे से, डोर के नीचे से आ जाती है। हैव यू सीन दैट और नॉट? ऐसा कई बार होता है। इवन तुम्हें सही बताऊँ, ये पूरा इनक्लोज्ड ही तो है। कई बार तुमने देखा होगा माइक लगा के हम लोग चिल्ला रहे होते तो दूसरे वाले जो क्लासरूम है उसमें डिस्टर्बेंस आता है, जबकि पूरा क्लासरूम बंद है। अगर आप देखो तो हुआ क्या है, जो थोड़े बहुत होल्स होते हैं या छोटी मोटी जगह होती है, वहाँ से वो साउंड वेव निकल जाती है।
लाइट वेव भी निकली। एक कमरा बंद है पूरी तरीके से, दूसरे कमरे में अगर लाइट जलाओगे तो थोड़ी बहुत रोशनी अंदर जरूर आएगी नीचे डोर के नीचे से। दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। होता क्या है, जब भी लाइट, इवन साउंड कोई भी हो, किसी भी शार्प कॉर्नर से जाती है, ऐसे जैसे लाइट है, ये कॉर्नर है, ऑब्स्ट्रगल है, तो होता क्या, लाइट यहां से अपने पाथ से बेंड हो जाती है, कहीं भी जा सकती है, अपने को पता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने इतनी सारी लाइन इसलिए बनाई क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में वो उसके बाद बेंडिंग कर सकता है। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्ट्रगल, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये कॉर्नर है और यहाँ पे जैसे ही लाइट वेव आती है तो ये किसी भी पाथ पे जा सकती है, अपने को पता नहीं है, बट ये बेंड करती है। ये क्या करती है? बेंड करती है। और ऐसे जो तुम्हारा बेंडिंग ऑफ लाइट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन ऑफ वेव होता है, कोई भी वेव डिफ्रैक्ट कर सकता है, बट क्योंकि अपने को लाइट पढ़ना है तो हम लोग मेनली किस पे फोकस रहेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या ये बात समझ आ गई? ये लाइन लिखो सबसे पहले, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द कॉर्नर्स, through the corners of an obstacle, through the corners of an obstacle is called diffraction. ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन क्या है ये समझ आती है बात। अब डिफ्रैक्शन में एक बड़ी अच्छी बात ये है कि अपने को एक सिंगल केस, एक इकलौता केस है जो पढ़ना है डिफ्रैक्शन में, दैट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। मेनली हमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फिनोमेनन को समझेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, देखना जरा इसको। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में एक स्लिट है, दिस इज अ स्लिट, एक स्लिट है और यहां से प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। और जनरली होता क्या है, एक बात सुन लेना, डिफ्रैक्शन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हो जाए। जनरली ये जो इसका डायमीटर है इस स्लिट का और जो लाइट की वेवलेंथ है, दे शुड बी कंपेरेबल। मतलब ऐसा नहीं कि खूब बड़ा सा होल है और दूसरा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो दरवाजा खोल दिया बाहर से तो लाइट आ रही है, डिफ्रैक्शन हमें दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता। इट शुड बी कंपेरेबल। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये स्लिट और वेवलेंथ दे शुड बी कंपेरेबल। कितना कंपेरेबल होना चाहिए कहना मुश्किल है, बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें क्या मिलेगा, जैसे तुम्हें इस तरीके से लाइट पास कराओगे कंपैरेबल स्लिट से, तो तुम्हें कुछ इस तरीके से कहानी मिलेगी, ऐसे करके एक पैटर्न मिलेगा। इसे डिफ्रैक्शन पैटर्न या फ्रिंज पैटर्न इसे भी कह सकते हैं। इस तरीके से कहानी मिलेगी। इसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, इसको फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, इसको फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, इस तरीके से कहते हैं। समझ आ रहा है ना? और ये इंटरफेरेंस से थोड़ा सा अलग दिखेगा, स्पेशली इंटेंसिटी वाइज देखो जरा। सेंट्रल मैक्सिमा इज द ब्राइटेस्ट वन, दूसरा अचानक से उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ये सॉरी पहले वाले की, फिर दूसरे वाले की और कम होगी, और दूसरे के बाद तो दिखना भी बंद हो जाएगा। इतना ड्रास्टिक चेंज आता है कि दूसरे के बाद तो तुम्हें ये है ना दिखना भी बंद हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। हमें ये पैटर्न क्यों ऐसा बन रहा है, क्यों इस तरीके से चीजें बदल रही हैं, हमें इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढना है, और एक एक करके हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। पहले ये डायग्राम बना लो, फिर एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। पहले फिनोमेनन देख लो कि है क्या, फिर उसके एक्सप्लेनेशन की डिस्कशन करते हैं।
बच्चों बात समझ आई है कि अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे हमने जब इंटरफेरेंस का एक्सप्लेनेशन किया था उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात यह थी कि एक ही एक्सप्लेनेशन से सब कुछ एक्सप्लेन हो गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, उस पैटर्न को समझिएगा। बेटा मैं थोड़ा सा हटाऊंगा इसको, ठीक है, थोड़ा सा हटाऊंगा। अच्छा, अभी तुमने देखा कि ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, यहाँ पे भी प्लेन वेव फ्रंट आएगा। हागिन प्रिंसिपल में क्या कहते थे, कोई भी वेव फ्रंट है उसके सारे पॉइंट्स एक सोर्स की तरह काम करते थे। जो भी वेव फ्रंट यहाँ पे आएगा हम कह रहे हैं उसमें इनफाइनाइट सोर्स है, सारे पॉइंट्स एक सोर्स की तरह काम करते थे। हमने कहा ठीक है इनफाइनाइट सोर्स है, उनका नंबर मैंने अभी 2n ले लिया। कितना ले लिया? 2n। तो मैं कहूँगा कि n यहाँ पर है और n सोर्स यहाँ पर है, और ये n की वैल्यू इन्फिनिटी मानो आप, क्योंकि तुम्हें पता है एक लाइन सेगमेंट में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है, दैट इज। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट मिनिमा के एक्सप्लेनेशन से। मान लो कि यहाँ पे मिनिमा है, लेट्स से यहाँ पे मिनिमा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन समझना जरा। पहला सोर्स ये लिया और पहला सोर्स जस्ट इसके नीचे वाला पहला सोर्स और जस्ट इसके नीचे वाला पहला सोर्स, ये सेपरेशन मैंने जो है ना डी ले लिया। क्या ले लिया? डी। और मैंने कहा कि ठीक है ये पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट ये एंगल जो है ना ये थीटा है, सेंट्रल वाली लाइन से एंगल कितना है? थीटा। बेटा ये सेंट्रल वाली लाइन से मुझे एंगल बनाना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट ये बहुत छोटी वैल्यूज होती है स्मॉल डी, तो ऑलमोस्ट ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। क्या मैं कह सकता हूँ? और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये मिनिमा है तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा और एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे और क्या करेंगे? मिनिमा बनाएंगे। केवल आप इन दोनों की बात करोगे, केवल इन दोनों की। क्या मैं कह सकता हूँ? बेटा मिनिमा अगर बन रहा है तो ये दोनों आपस में पार्ट डिफरेंस λ/2 प्रोड्यूस करके एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और मिनिमा प्रोड्यूस कर देंगे। केवल इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस देखो बच्चे, ये पूरा d है तो ये कितना होगा? d/2। और तुम याद करो ये थीटा है तो ये थीटा होगा। क्या मैं लिख सकता हूँ? d/2 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2 d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। फिर इसको हम जनरलाइज कर देते हैं मिनिमा की कंडीशन को। मिनिमा की कंडीशन आती है कि भाई d sin थीटा अगर n लैम्डा हुआ तो ये मिनिमा बनेगा, या कई बार ऐसे लिखते हैं sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? n λ/d, तो ये क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा। थीटा क्योंकि छोटा होता है तो sin थीटा को हम थीटा लिख देते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसा ऊपर होगा पॉजिटिव में, आइडेंटिकल नीचे में होगा, तो आप इसको प्लस में भी ले सकते हो और माइनस में भी ले सकते हो। इज इट क्लियर? ये मिनिमा का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये फर्स्ट मिनिमा का एक्सप्लेनेशन था, मैंने जनरलाइज फर्स्ट मिनिमा से ही कर दिया है। तुम एक काम करो, पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं सेकंड मिनिमा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने फर्स्ट मिनिमा लिख के जनरलाइज कर दिया, बट इसके सेकंड मिनिमा का एक्सप्लेनेशन भी जानना बहुत जरूरी है। अब इसे नोट कर लो, पूछना है तो पूछना नहीं, इसलिए मैंने बोला भी नहीं कि तुम उम्मीद करो और बोलो, तुम्हें बस ये याद रखना है। बाकी एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसके लिए आपको यही मिलेगा।
समझ आता है क्या बच्चे? फर्स्ट मिनिमा का। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा भी नहीं किया था। जैसा मैंने बोला ये फर्स्ट वाला जा करके एक दूसरे को कैंसिल करेगा। यहाँ पे n है, यहाँ पे n है। कल फर्स्ट वाले एक दूसरे को आपस में कैंसिल नहीं करते। उसके जस्ट नीचे वाला और इसके जस्ट नीचे वाला एग्जैक्टली ऐसी ही लाइन बनाएंगे और आपस में पार्ट डिफरेंस कितना डेवलप करेंगे? λ/2 और वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ऊपर अगर n है तो नीचे भी करस्पॉन्डिंग n है और सिमेट्रिकल अगर हम पॉइंट लेंगे, सोर्स लेंगे तो एक दूसरे से कितने का पार्ट डिफरेंस डेवलप करेंगे? λ/2 और वो एक दूसरे से क्या करेंगे? कैंसिल आउट होंगे और क्या करेंगे? सब एक दूसरे को n के n आपस में कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे मिनिमा प्रोड्यूस कर देंगे। इज दैट क्लियर? समझ आती है बात? Yes, sir. अब इसमें सेकंड मिनिमा का एक्सप्लेनेशन समझना है। सेकंड मिनिमा में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस ज्यादा कुछ नहीं मैं कहूँगा। मैं बस इतना बोलूँगा बच्चे कि सेकंड मिनिमा में जानते मैं क्या कहूँगा? इस बार मैं इसको दो हिस्सों में ना बांट करके 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सॉरी, ये जो है पूरा इसको 4 हिस्सों में बांट दे रहा हूं मैं। 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। और फिर से वही कहानी देखना कि ये पहला वाला और ये पहला वाला आपस में जाकर के क्या बार डिफरेंस बनाएंगे? λ/2 कैंसिल आउट करेंगे। ये दो हो गए। अब ये पहला वाला और ये पहला वाला एग्जैक्टली यही वापस फिर से आएगा। ये आपस में क्या बनाएंगे? λ/2। तो यहाँ जो है भाई 1/4 यहाँ पे, 1/4 यहाँ पे, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे λ/2 से। और ये 1/4 है और यहाँ पे 1/4 है। 1/4 सोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे λ/2 के पार्ट डिफरेंस से और सब एक दूसरे को कैंसिल करके पार्ट डिफरेंस λ/2 प्रोड्यूस करेंगे और क्या आएगा? मिनिमम। लेकिन अगर इसकी पोजीशन मुझे चाहिए ना तो मैं क्या लिखूंगा? देखना, पिछली बार मैंने पार्ट डिफरेंस ये आधा लिया था तो d/2 हुआ था। इस बार ये कितना हो जाएगा? d/4। तो तुम देखोगे d/4 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2 और sin थीटा की वैल्यू तुम खुद देखो जरा, क्या ये दिखता है? 2λ/d। जरा इस जनरल वाले में फॉर्मूला रख के देखो। सेकंड मिनिमा के लिए यही आएगा। सेकंड मिनिमा के लिए यही आएगा। व्हाट डू यू से बच्चों? आर यू गेटिंग दिस थिंग? एग्जैक्टली ये कहानी होगी। एग्जैक्टली ये कहानी होगी। पक्का? तो ये सिचुएशन, ये सेकंड मिनिमा। अच्छा यही बताओ मेरे को, थर्ड मिनिमा होता तो कितने में डिवाइड करते हैं? 6 में। फोर्थ मिनिमा होता तो 8 में। बस यही चलता रहेगा आपका और इस तरीके से ये पार्ट डिफरेंस आपका प्रोड्यूस करते रहोगे λ/2 को और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे। ठीक है, कुछ लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं मैक्सिमा का एक्सप्लेनेशन दूंगा।
कंपैरिजन में, इसलिए हो गया। तो पहले ही बोला था कान खोल के दिमाग खोल के सुनो, तुम सुन नहीं लो। सॉरी, मैंने ये भी बोला था कि मैं बताऊंगा नहीं। जिसका तुम्हारी समस्या ऐसी है तो 2 बार सुनने की आदत लग रहा है। हो गया तो हो गया। क्यों करम सोनी, पिछली बार नहीं बोला था ना मैंने, इसलिए वो तैयार था मेंटली। अरे बगल वाले से पूछने से अच्छा कि एनसीईआरटी जाके पढ़ना, ठीक है, वहां पे भी लिखा मिलेगा। इसको एक्सप्लेन करने का तरीका यही है, इसलिए 4 भागों में बांट दिया, तो भी कैंसिल करवाना है अपने को। अब जरा आ जाओ मैक्सिमा पे। अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा इसका एक्सप्लेन करना आसान है। सेंट्रल मैक्सिमा इसको एक्सप्लेन करना आसान है। सबसे आसान एक्सप्लेनेशन सेंट्रल मैक्सिमा का ही है। तुम ये बताओ, यहां पर इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहां बनेगा, ये वेव ली और ये वेव ली, तो मुझे ये बताओ इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस 0 होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या 0 पार्ट डिफरेंस तो मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये और ये, क्या ये दोनों का भी वही सेम केस है, पार्ट डिफरेंस 0? इसमें भी वही केस है, मतलब जितने सोर्स ऊपर हैं उतने सोर्स नीचे। और सिमेट्रिकल सोर्सेज जब इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे, सबकी मैक्सिमम इंटेंसिटी एक पॉइंट पे। जब सबकी मैक्सिमम इंटेंसिटी एक पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट। इसीलिए होता क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है ना वो ब्राइटेस्ट स्पॉट होता है। क्या होता है, ब्राइटेस्ट स्पॉट। तो ये बताओ सेंट्रल मैक्सिमा का एक्सप्लेनेशन समझ आ गया? लिख लो एक लाइन इसके बारे में भी। अब धीरे धीरे तुम पैटर्न समझ जाओगे कि एक्सप्लेनेशन होता कैसे है इसमें। तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्लियर है भाई। ये फर्स्ट मैक्सिमा आप देखना, फर्स्ट मैक्सिमा का एक्सप्लेनेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा सब एक जैसे प्रोड है। फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अरे देख लेना भाई तुम क्यों डिवाइड करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं, बट एक्सप्लेनेशन में समझोगे तो आ जाएगा जवाब, इसलिए सुनते रहना। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और मैं कहूँगा सब में इक्वल सोर्सेज हैं। प्लेन वेव फ्रंट आया और ऑलमोस्ट इनफाइनाइट सोर्सेज होते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, पक्का? अब देखो मैं क्या कहूँगा, पहला ये लिया और इसका लिया, जैसे इसके नीचे वाला इसके नीचे वाला। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि ये फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन है, सुनते रहना, ये फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन है और सेंटर से वो थीटा एंगल बना रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है, ये दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा और एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब क्या लिखोगे तुम इसके लिए कि इसने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। अब सिमेट्री से फिर क्या कहेंगे
जो जस्ट नीचे वाला है और जस्ट इसके नीचे वाला है वो आपस में कैंसिल आउट होंगे, फिर इसके जस्ट नीचे वाला और इसके जस्ट नीचे वाला, इस तरीके से जो लाइन हम बनाएंगे पार्ट डिफरेंस λ/2 आएगा और एक दूसरे के इंटेंसिटी को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब इन दोनों की वजह से तो यहाँ मिनिमा आना चाहिए था, लेकिन इसको यहाँ पे जो सोर्सेज है ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगी, इंटेंसिटी डेवलप होगी। ये दो तो आपस में कट गए लेकिन ये नहीं कट रहा है, मतलब इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, इंटेंसिटी डेवलप होगी और उसी वजह से यहाँ पे क्या आता है, ब्राइट इंटेंसिटी आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा आने का तभी पॉसिबल है जब इनके बीच का ये जो पार्ट डिफरेंस है, बेटा d/3 लिखेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। साइन थीटा शुड बी इक्वल टू λ/2। साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चे, 3 λ/2। ये फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन। हाँ ठीक है, और इसको जनरलाइज करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे एक चीज़ याद रखो, हमेशा दो मैक्सिमा के बीच में, सॉरी दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आएगा। मिनिमा की जनरल पोजीशन ये रखी हुई है, तो मैक्सिमा की जनरल पोजीशन जानते हो क्या आएगी बेटा, n λ/d 2n+1 ना 2n+1 n+1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/d। यू विल गेट दिस वन। आपको ये सिचुएशन, ये पोजीशन मिलेगी। क्या कहते हो बच्चों, इज इट क्लियर? और एक बात और है, एक बात और है, अगर यही चीज मुझको जानते हो, यही चीज ये, हाँ भाई 2 है, यस मत समझ, यही चीज मुझे अगर सेकंड मैक्सिमा की एक्सप्लेनेशन देनी होगी तो जानते हो मैं क्या करूंगा, ये जो 3 भाग में डिवाइड किया इसको कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 5। तो 4 पार्ट आपस में कट जाएंगे और 5वां वाला जो सोर्स है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इज इट क्लियर? अब जरा यही चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट समझिएगा। जब हमने सेंट्रल मैक्सिमा बनाया कोई नहीं कट रहा था, सब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके मैक्सिमम ब्राइटनेस कर रहे थे। जब हमने फर्स्ट मैक्सिमा बनाया 2 हिस्से कट गए, 3 हिस्से में 2 हिस्से कट गए, 1 हिस्से की वजह से ब्राइटनेस आया। जब हमने सेकंड मैक्सिमा बनाया 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 हिस्से कट गए, केवल 1 हिस्से की वजह से ब्राइटनेस आई। याद आ रहा है? और जरा तुम ग्राफ याद करो, सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइटेस्ट था क्योंकि सबकी वजह से आ रहा था। फर्स्ट मैक्सिमा उससे कम था क्योंकि केवल 1/3 सोर्स कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे इंटेंसिटी में, और सेकेंड वाला तो और कम हो गया, क्यों? क्योंकि केवल 1/5 कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ठीक है, इसलिए इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा क्यों ब्राइटेस्ट है समझ आता है, और इंटेंसिटी क्यों रिड्यूस हो रही है ड्रास्टिकली ये भी समझ आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? कुछ लिखना है तो लिख लो भाई, एक आध लाइन।
समझ आई क्या बात बच्चों ये? तो भाई एक तो जनरल पोजीशंस याद रखिएगा, मैक्सिमा मिनिमा की आपको पूछे तो भाई बता देना, ठीक है। अब इसमें एक बात और समझो जरा, जो अपने को समझने की जरूरत है। तुम जरा वो ग्राफ, ये फ्रिंज पैटर्न याद करो जरा। ऐसे करके था ना कुछ, इसकी पोजीशन में एंगल के टर्म्स में बता रहा हूँ, एंगल के टर्म्स में। और मैं हटाता हूँ इसको, मैं एंगल के टर्म्स में थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी ना, उससे ये लैम्डा बाई डी हुआ, ये कितना होगा 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी। सिमिलरली इसको मैं माइनस लैम्डा बाई डी कर दूँ, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव याद रखना है, ताकि तुम लैम्डा बाई डी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिखता है जरा इसको देखो, इसका एंगुलर विड्थ देखो कितना होगा 2 लैम्डा बाई डी। बाकी और कोई फ्रिंज का देखो, इसका कितना आएगा? क्या ये दिखता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है दुगनी विड्थ का है? ये एंगुलर विड्थ है, डबल एंगुलर विड्थ है एज कंपेयर टू दी अदर मैक्सिमा। अगर तुम्हें फ्रिंज विड्थ निकालना है तो केवल d से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू ये आएगी लैम्डा बेटा, फ्रिंज विड्थ मतलब ये विड्थ, और एंगुलर विड्थ क्या होता है ये। तो तुम्हें ये विड्थ चाहिए तो कैपिटल D से इसके बीच का सेपरेशन अगर मैं कैपिटल D ले लूं तो कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर दूं। तो हम ये कहते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो ब्राइटेस्ट होता है और बाकी मैक्सिमा के कंपैरिजन में दुगनी साइज का होता है। जैसे क्लियर, वो कितने साइज का होता है? दुगने साइज का होता है। क्यों होता है? दिखता है ये चीज, और ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है किसके बीच में? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में। एक तो सबसे बड़ा यही है कि इंटरफेरेंस हम लोग 2 सोर्स लेते थे, यहाँ पे इनफाइनाइट सोर्स ले लेते हैं। बाकी तो वहाँ पे देख लो सबकी ब्राइटनेस एक जैसी होती थी, यहाँ पे ब्राइटनेस ड्रास्टिकली फॉल होती है। सेंट्रल मैक्सिमा दुगनी साइज का है, वहाँ पे सारे मैक्सिमा क्या थे? सेम साइज के। इज दैट क्लियर? नोट करो इस बात को भी। तो ये बताओ, एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? आप लोग बस एक काम करना है बच्चों, इसके लिए एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। अभी मैं आज की क्लास इतनी रखता हूँ, बट आप एनसीईआरटी एचसीवी पढ़ना। एनसीईआरटी अच्छा दिया वैसे, आप एनसीईआरटी पढ़ के आएगा, एक्सप्लेनेशन आपको यही मिलेगा, बट पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू दी इंटरफेरेंस। तुम इसे गलत सही का फैसला करने मत बैठो, दैट इज द एक्सप्लेनेशन। अपने पास फिनोमिनन है और वो एक एक्सप्लेनेशन है जिसको हम लोग डील करते हैं, ठीक है बच्चों? तो आप रीड जरूर करिएगा। 1-2 छोटी बातें हैं जो मैं नेक्स्ट टाइम पे बता दूंगा इसमें। बाकी थ्योरी वाइज लगभग हम खत्म कर चुके हैं। आपको क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे वो जनरली इतनी थ्योरी पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ठीक है? चलो, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, पढ़ के जरूर आइएगा इसको, ठीक है बच्चों? एंगुलर विड्थ में कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट दैट फ्रिंज।